हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को, यानी 10+2 टीचर, जिसको कह सकते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस प्रश्न बनाने का फ़ायदा यह होता है दोस्तों कि आपका पता चलता है एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है और कहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम हुए सभी का प्रीवियस प्रश्न प्लेलिस्ट में जा कर के मिल जाएगा। प्रीवियस प्रश्न झारखंड से संबंधित एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों, सी आंसर राइट हो जाएगा 75 मीटर। लेकिन आप पढ़ेंगे दोस्तों तो एक्चुअली में इसका ऊंचाई 74 मीटर है। लेकिन हमको वहाँ पर ऑप्शन जो सटीक होता है, जो नज़दीक होता है, उसको चुनना होता है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर सी होगा। वहीं हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो आपका पता होगा कि हुंडरू नदी जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर जलप्रपात बनाती है और इसकी ऊंचाई 74 मीटर है, जो रांची से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखें तो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। तो सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है? तो सबसे बड़ी जलप्रपात हो जाएगा दोस्तों बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है, जिसको लोधा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है, ये आपका लातेहार जिला में है, जो सबसे बड़ा है। और इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई हो जाता है 137 मीटर है। 137 मीटर है। और किस नदी पर बनता है? तो ये बनता है उत्तरी कोयल नदी पर। उत्तरी कोयल नदी आपको पता होगा, जिसमें मंडल डैम परियोजना प्रस्तावित है, जिस नरेंद्र मोदी के द्वारा रघुवर दास के शासनकाल में इसका उद्घाटन किया गया था डाल्टनगंज से। ये भी प्रश्न पूछा जाता है किस नदी में? तो उत्तरी कोयल नदी में। तो ये देखें तो उत्तरी कोयल नदी में ही ये बूढ़ा घाघ जो है जलप्रपात बनाती है, जो झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 137 मीटर ऊंचा है जिसका गहराई, मतलब जलप्रपात की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब्रक की खानें कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा दोस्तों कोडरमा। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि जो अब्रक के खान के रूप में कोडरमा को जाना जाता है। बोला जाता है कि पूरे भारत देश की अब्रक राजधानी कहीं है तो कोडरमा ही है। और कोडरमा में विशेष रूप से जो झुमरी तलैया जगह है वो अब्रक के लिए प्रख्यात है, यानी विख्यात है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो झारखंड में एक अब्रक पाया जाता है जो रूबी अब्रक के नाम से जाना जाता है। जो उच्च कोटि का अब्रक होता है उसे कहा जाता है रूबी अब्रक। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। रूबी अब्रक यहाँ सबसे ज़्यादा खनन होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वहीं अगर देखें दोस्तों तो झारखंड में जितने भी अब्रक निकाले जाते हैं वो सभी का लगभग 90% का निर्यात कर दिया जाता है। निर्यात करने से मतलब है दोस्तों कि बाहर भेज दिया जाता है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो भी प्रश्न पूछा जाता है कि अब्रक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो अब्रक का उपयोग जो होता है वो बिजली उपकरण बनाने में, औषधि के रूप में और सजावट उपकरण के रूप में तथा अग्नि सामग्री के बनाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है अब्रक का। इसलिए बहुमूल्य धातु है और उपयोगी धातु है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था? तो दीपिका कुमारी को प्रशिक्षण दिया गया था टाटा धनुर्विद्या अकादमी में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीती दीपिका कुमारी। साथ ही 2012 में देखें तो विश्व कप तीरंदाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके चलते इनको 2012 में ही प्रणब मुखर्जी के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला? तो 2012 में मिला। और 2012 में ही विश्व कप तीरंदाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये प्रश्न एक और पूछा जाता है दीपिका कुमारी से कहाँ के रहने वाली है? तो दीपिका कुमारी रांची के रहने वाली है और रांची के रातू प्रखंड के निवासी है। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो तीरंदाजी से है, यानी तीर धनुष चलानी जो होता है, यानी तीरंदाजी खेल से इनका संबंध रहा है। अगला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका लातेहार जिले में। तो पूरे अगर बोला जाए कि अगर
झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ 1986 में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर देखें दोस्तों तो पूरा बोला जाता है कि पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे विश्व में सबसे पहली बार शेर की जनगणना यहीं पर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 1932 ईस्वी में हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर जाना जाता है। और इसको याद रखिए किस जिला में है? तो लातेहार जिला में है। और पूरे झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जमशेदपुर किस जिले के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होगा जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अब स्वर्ण रेखा नदी के विषय में जानते होंगे दोस्तों कि यहीं पर हुडरू जलप्रपात बनाती है इसी नदी में। और ये नदी का उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम होता है दोस्तों नगड़ी रांची से। तो भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ है? तो नगड़ी रांची से इसका उद्गम है। और यहीं पर देखें दोस्तों तो हुडरू जलप्रपात बनाते हुए ये सिंहभूम के क्षेत्र में चली जाती है। और सिंहभूम में अगर देखें तो वहाँ पर ये जमशेदपुर नदी किनारे बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी किनारे। और इसी नदी के जल का उपयोग करती है आपका टाटा कंपनी। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता था? तो दामोदर नदी को कहा जाता था दोस्तों बंगाल का शौक कहा जाता था। ये कब कहा जाता था दोस्तों? तो आपको पता है कि दामोदर नदी में जब 8 बांध बन गए तो इसके बाद यहाँ पर देखें तो बाढ़ का थोड़ा सा प्रकोप कम हो गया। इसीलिए उससे पहले जो है जब बांध नहीं बने थे तो बहुत बड़ा बाढ़ लेके जाती थी, क्योंकि जो आपका रांची है वो पठारी इलाका है। छोटा नागपुर के पठार से होकर नदी निकलती थी और अचानक जब नदी पहाड़ से नीचे की ओर बहने लगती है तो उसका तेज़ बहुत होता है, इसलिए बहुत बाढ़ लेकर के जाती थी। इसलिए इसे बंगाल का शौक कहा जाता था। ये नदी के अगर उद्गम की बात करें दोस्तों तो छोटा नागपुर के पठार से उद्गम होती है। और अगर जगह पर भी पूछ देगा तो जगह भी याद रखिएगा कि टोरी लातेहार से, यानी टोरी नामक जगह है दोस्तों लातेहार में। तो लातेहार जिला से उद्गम होता है टोरी नामक जगह से। और इसका मुहाना कहाँ है? तो हुगली नदी में मुहाना है। इसे बंगाल का शौक कहा जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वहीं देखिएगा दोस्तों अगर दामोदर नदी की और अगर बात किया जाए तो अगर बोला जाता है पूरे झारखंड की सबसे कोई बड़ी और लंबी नदी कोई है तो आपके हो जाएगा यही दामोदर नदी है, जिसकी कुल लंबाई अगर देखें दोस्तों तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 592 किलोमीटर ये कुल लंबाई है नदी की। लेकिन झारखंड में इसका प्रवाहित कितना है? तो 290 किलोमीटर। ये देखिए दोस्तों तो इसको उपनाम बंगाल के शौक के साथ साथ देव नदी भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। देव नदी यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? तो झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपका ये है दामोदर नदी ही है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जमशेदपुर की स्थापना किसने की? तो जमशेदपुर की स्थापना कहा जाता है दोस्तों तो जमशेदपुर को पहले साक्षी कहा जाता था, बाद में जमशेदपुर नाम पड़ा। इसके संस्थापक थे जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। सबसे पहले इन्हीं के मन में विचार आया था और इन्होंने ही शहर की स्थापना की। लेकिन वास्तविक संस्थापक इनके ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र को माना जाता है, जिसे दोराबजी जमशेद जी टाटा कहा जाता है। ये जमशेद जी टाटा के देखें तो 1904 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इनके बाद पता है जैसे कि सबसे बड़ा जो पुत्र होता है वही कार्यभार को संभालता है, और उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ। और इनके बड़े पुत्र थे दोराबजी टाटा, और दोराबजी टाटा के द्वारा ही साक्षी को आदर्श नगर के रूप में विकसित किया गया, जिसे आज जमशेदपुर कहते हैं। ये देखिए दोस्तों तो जो आपका दोराबजी टाटा थे वो टाटा समूह के पहले चेयरमैन बने। तो भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहले चेयरमैन कौन बने? तो इन जो आपको नौशेरवान जी टाटा हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था दोराबजी टाटा। और दोराबजी टाटा ने ही सबसे पहले देखें तो टाटा समूह के चेयरमैन बने थे। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किससे विभूषित किया गया? तो महेंद्र सिंह अगर धोनी को देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिला है 2009 ईस्वी में, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों तो मानद रैंक दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल का, तो इसी पद से भी सम्मानित किया हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो पद्मश्री भी राइट होगा और डी भी सही होगा। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसमें वेरिएंट है, तो इसको यहाँ पर दोनों आप याद रख सकते हैं कि इसको सेना के रूप में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक इनको विभूषित किया गया है। साथ में इनको देखें तो पद्मश्री, पद्म विभूषण और राजीव गांधी खेल रत्न भी पुरस्कार इनको दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। यानी कि इनको देखें तो बहुत सारा पुरस्कार मिला है भारत रत्न को छोड़ करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा आपका धनबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। साथ ही साथ में आप याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है बोकारो, तो बोकारो में भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे तेनूघाट पक्षी विहार कहाँ है? तो बोकारो। चंदपुरा पक्षी विहार बोकारो। तो यहाँ पर दो याद रखिएगा, तेनूघाट, और तेनूघाट के साथ साथ आप याद रखना है दोस्तों चंद्रपुरा। ये दोनों जो आपका है वो कहाँ है? तो बोकारो में है। और दोनों देखिए तो पक्षी विहार है। इसके बाद हजारीबाग में हो जाएगा हजारीबाग अभयारण्य, और गुमला में हो जाएगा एक दोस्तों पूछा जाता है जो VVI करके याद रखिएगा कि पालकोट अभयारण्य। कि पालकोट अभयारण्य कहाँ है? तो पालकोट अभयारण्य हो जाएगा आपका दुमका में, सॉरी गुमला में। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि गुमला में पालकोट अभयारण्य। अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा आपको पता होगा दोस्तों कि यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अभी तक हम देखें दोस्तों कि जितना भी एग्जाम होता है लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न पूछ ही देता है कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के खान के लिए प्रसिद्ध है। और यूरेनियम के उत्पादन में देखें दोस्तों तो झारखंड की अहम भूमिका है। बोला जाता है कि यूरेनियम में अगर कहीं उत्पादन होता है तो आपका है झारखंड पूरे भारत देश में। और कहाँ है दोस्तों? तो जादूगोड़ा भी याद रखिएगा, ये पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और जैसे कि आपको पता हो कोयला की खान के रूप में भी झारखंड प्रख्यात रहा है। जो सबसे अगर देखें दोस्तों तो कोयले की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड ही करता है और भंडार भी सबसे ज़्यादा झारखंड में ही है। तो ये ऊपर नीचे होते रहता है, कभी ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा करता है, कभी छत्तीसगढ़ करता है। तो ये सब चीज़ें करेंट को रखिएगा। बक्साइट को पता होगा कि बक्साइट के उत्पादन में आपका जो लोहरदगा जिला है वो अग्रणी है। अब्रक की खान आपको पता होगा, अब्रक राजधानी के रूप में कोडरमा को जाना जाता है। इस तरह से चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दामोदर द्रोणी निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोणी बनाती है? तो दामोदर द्रोणी जो जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका रांची और हजारीबाग के पठार के बीच ये द्रोणी बनाती है। यानी द्रोणी तो समझ रहे होंगे दोस्तों, तो इस तरह से द्रोणी बनाती है यानी कि बीच का खाई बनाती है। तो यहाँ पर देखिए तो एक साइड हो जाएगा रांची का पठार और एक साइड हजारीबाग का पठार। अगला प्रश्न है कि उरांव, कोरवा और पहाड़िया का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार से है। ये बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा कि उरांव जो हो गया दोस्तों यानी कि इसकी भाषा कौन सी है? तो कुड़ुक भाषा हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों तो आपका पहाड़िया हो गया, सोरिया पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया, ये सब जो भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत इन लोग आते हैं। वहीं अगर दिखाई दे रहा है आपका नागपुरी भाषा, ये भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि जो नागपुरी होगा वो हो जाएगा आपका भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। तो यहाँ पर देखें तो ए और डी साथ में इसको कंपेरिजन कर सकते हैं कि नागपुरी जो है आर्य भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार से संबंध है। जबकि मुंडा भाषा की अगर बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है मुंडा भाषा। तो इसको भी ध्यान में रखिए, मुंडा भाषा, मुंडारी भाषा, संथाली हो गया। इसके बाद देखिए हो, खड़िया, असुरी, कोल, ये सब जो आते हैं आपका आग्नेय या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है कि मेथेन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। तो हाइडल पावर स्टेशन अगर बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ है आपका, बराकर नदी में। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, राइट हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर देखें तो जो बराकर है आपको पता होगा कि ये दामोदर की सहायक नदी है और इसी पर मैथन वगैरह बांध भी बनाया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है स्वर्ण रेखा, तो आपको पता होगा कि खरकई और स्वर्ण रेखा दोनों नदियों को सम्मिलित रूप से बनाया गया है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, यानी खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों को जोड़ करके। वहीं अगर बात करें दोस्तों, यानी एक दूसरे का सहयोगी नदी है, तो यहाँ पर देखें तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। वहीं दामोदर, आपको पता होगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, और दामोदर नदी घाटी परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं उसको भी याद रखिएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना से कौन लाभान्वित होता है, तो इससे लाभान्वित होता है आपका झारखंड, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी, बंगाल और साथ में देखें तो उड़ीसा। और दामोदर से मात्र 2 झारखंड हो जाएगा और हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति का कारगर किया गया। तो प्रथम बार औद्योगिक नीति को कारगर कब किया गया दोस्तों, तो 2001 ईस्वी में किया गया। बहुत आसान है, 2000 में झारखंड बना, इसके तुरंत एक साल बाद 2001 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक नीति लाया गया। इसके बाद 2012 में औद्योगिक नीति आई और 2016 औद्योगिक नीति आई। तो 2012 और 16 दोनों इम्पोर्टेंट है और दोनों को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर है। और झारखंड की सबसे साक्षरता दर को कितना है दोस्तों, देखा जाए तो इसका साक्षरता दर बहुत नीचे है। और इस तरह से देखें तो आपका 66.40%, यानी 66.40% यहाँ पर साक्षरता दर है। और सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे निम्न जिला कौन सा है वो भी पता होना चाहिए। सबसे न्यूनतम साक्षरता पाकुड़, और सबसे उच्च साक्षरता की अगर बात करें दोस्तों तो आपका रांची हो जाएगा। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में ऑटो आनुषंगिक उद्योग का संकेंद्रण है। तो ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण कहाँ हो जाएगा, आपका पश्चिमी सिंहभूम में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार है। तो यहाँ पर देखिए लोकप्रिय भी बोल रहा है और जनजातीय बोल रहा है। तो जनजातीय में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि छठ, दीपावली वगैरह जनजातीय त्यौहार में उतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता है और न ही उतना धूमधाम से होली। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा सरहुल। वहीं सदानों के लिए देखें दोस्तों तो सदानों में सब ज़्यादा प्रचलित है दीपावली, छठ, होली वगैरह, जबकि जनजातियों में सरहुल। और सरहुल जो होता है वो प्रकृति का पूजा है। प्रकृति के पूजा समझते होंगे दोस्तों कि यह पर्व मुख्य रूप से देखें तो बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब साल के वृक्ष यानी सरई के पेड़, जिसको सखुआ के पेड़ कहते हैं, उसमें फूल आने की खुशी में यहाँ पर देखें तो पर्व का आयोजन होता है। और ये भी प्रश्न बनता है कि सरहुल पर्व किस लिए होता है, तो प्रकृति का पूजा है और बसंत के ऋतु के दौरान ही यह पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अब्रक की सबसे बड़ी खान स्थित है। तो अब्रक के लिए सबसे प्रचलित कौन सा है दोस्तों, तो भारत की अब्रक की राजधानी हो जाएगा आपका कोडरमा। और कोडरमा अगर न दे उस जगह पर झुमरी तलैया दे दे तो झुमरी तलैया आंसर राइट कीजिएगा, क्योंकि कोडरमा के अंतर्गत झुमरी तलैया जो है वो अब्रक के उत्पादन के लिए प्रख्यात है। और सबसे ज़्यादा अगर अब्रक कहीं होता है तो आपके कोडरमा जिला में ही उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। तो झारखंड राज्य में अगर देखें दोस्तों तो जब बना था 2000 ईस्वी में उस समय 18 जिले थे और वर्तमान में 24 जिले हैं। पता होगा कि बिहार से अलग करके झारखंड का गठन किया गया है और बिहार के 46% भूभाग को अलग करके झारखंड का गठन किया गया था। और गठन के दौरान यहाँ पर 18 जिले थे और वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़ती गई और अभी वर्तमान में 24 जिले हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंदरी। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। धनबाद जिला में आपका सिंदरी है। वहीं पर देखिए दोस्तों तो 1951 ईस्वी में उर्वरक कारखाना की स्थापना हुआ। अब ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है जिसमें अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन किया जाता है। और जमशेदपुर, बोकारो ये सब चीज़ें आपको प्रसिद्ध है दोस्तों, क्योंकि बोकारो आपका बोकारो स्टील कंपनी और जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी, ये दोनों अपने अपने जगह पर उद्योग क्षेत्र के लिए विख्यात हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में रसोई कोयला रिजर्व के तहत झारखंड का प्रतिशत कितना है। तो रसोई कोयला रिजर्व के तहत झारखंड में प्रतिशत अगर देखा जाए दोस्तों तो बुक में यहाँ पर 90% दे रहा है। अब ये आंसर सही है या गलत इसका मैं प्रमाणित नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सर्च किया इसको, इसका आंसर प्रमाणित नहीं हो पाया। बुक के अनुसार से इसका आंसर बी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। तो झारखंड की अगर बात करें दोस्तों तो यूरेनियम के उत्पादन में एकमात्र झारखंड है पूरे भारत देश में देखें, और साथ में पायराइट के भी उत्पादन में। तो यहाँ पर इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहा जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बोकारो स्टील संयंत्र। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और ये कहाँ है दोस्तों, तो बोकारो जिला के अंतर्गत बोकारो स्टील संयंत्र है और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से किया गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है यही दो चीज़ कि कब स्थापना हुआ, तो 1964 में। किसके सहयोग से, तो रूस देश के सहयोग से हुआ है। और गूगल वगैरह कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर देखें तो देता है भिलाई जो प्लांट है आपको छत्तीसगढ़ में, वो भी बोला जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। लेकिन हम लोग झारखंड से हैं और झारखंड में भी अगर देखें तो बोकारो स्टील प्लांट को कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, और पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई आप कंटिन्यू रखेंगे तभी आपको सफलता एक दिन मिलेगी। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि अगले साल झारखंड में वैकेंसी का बौछार होगी। इस साल तो मैं नहीं बोलूँगा कि आने वाली वैकेंसी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वैकेंसी भी प्रस्तावित हैं जो शायद दिसंबर जनवरी आते आते तक बहुत सारे वैकेंसी झारखंड में आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।